जिनकी ज्वाइनिंग्स है एक एक करके उनका अनाउंस करेंगे। वो आएंगे और वो हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी से वो आशीर्वाद लेंगे और विधिवत रूप से कांग्रेस पार्टी में शामिल होंगे। और इसके अलावा जो नेटवर्क नहीं नेटवर्क वो अपना पुष्पा जी आप तो अलग हमारे सीनियर आप वो जो लिखा हुआ है ना आ गया हमारे पास जो लिखा हुआ है वो हम बहुत दिन बोलते रहेंगे। तो कई जिलों की ज्वाइनिंग है। विशाल जी सैनी साहब आप भी आ जाए। विशाल जी हाँ विधायक जी सैनी साहब आपके बीच में एडजस्ट हो जाओ। ये बड़े विधायक जी है भाई यहाँ जूनियर विधायक जी मीडिया है प्लीज विशाल सैनी से सूत्र हैं इनके माध्यम से भी कहाँ जाओगे आप कहाँ जाओगे सबसे पहले विनोद बताओ जब आप लोग रेडी हैं स्टार्ट करें। सबसे पहले आप सबका सारे मीडिया के जो हमारे साथी हैं आपका विशेष स्वागत। आपको वो हमेशा ये हमसे कंप्लेन रहती थी कि हम लोग लगातार ज्वाइनिंग कराते हैं, लगातार आप लोग आके इंटरेक्ट करते थे, लेकिन यहाँ पे कोई अच्छी कोई हमारी फैसिलिटी नहीं थी कि बैठ के आराम से प्रेस कॉन्फ्रेंस हो। तो ये हमने जो ये केवल आज के लिए नहीं, आज तो शुरुआत है, आप लोगों के लिए हमने ये बनवाई है ताकि आप लोगों को तकलीफ ना हो। तो ये हरियाणा के जो मीडिया वाले सारे आए हैं तो ये हम आप सबका धन्यवाद करते हैं विशेष तौर पर। ये आपके लोगों के माध्यम से फैसिलिटी आज आदरणीय हमारे प्रदेश अध्यक्ष चौधरी उदय खान जी के नेतृत्व में बहुत से लोग विभिन्न पार्टियों के बहुत से पदाधिकारी कांग्रेस पार्टी में शामिल होने जा रहे हैं। एक एक करके उनका नाम हम लेंगे जो ज्वाइन हो रहा है और वो सभी जो आज कांग्रेस पार्टी में शामिल हो रहे हैं उन सबसे आग्रह है जैसे आपका नाम लें आप आए यहाँ स्टेज पे आगे और आप विधिवत रूप से हमारे प्रदेश अध्यक्ष भी पटका बनाकर आपको कांग्रेस पार्टी शामिल करेंगे। एक सारी ज्वाइनिंग हो जाएगी, उसके बाद हम प्रेस प्रदेश अध्यक्ष जी भी आप मेरे से भी प्रश्न हो वो हम ज्वाइनिंग के बाद आपसे प्रेस से हम इंटरेक्शन करेंगे। तो मैं इस कड़ी में शुरुआत और इसमें कुछ जो सीनियर लोग हैं उनका मैं पहले ले लूंगा नाम, अलग अलग जिलों के हैं और बाकी जो अगर उनका नाम सबका नाम लिया जाएगा एक एक करके सब आना। तो कुछ एक डिस्ट्रिक्ट के सारे नाम एक साथ नहीं ले रहे तो पहले मेरे एक दो नाम है वो लेंगे ताकि सारे डिस्ट्रिक्ट कवर हो जाए। कई जिलों की ज्वाइनिंग है और उसके बाद फिर जो बाकी लोग हैं उनका भी नाम लिया जाए। सबसे पहले हम शुरू करेंगे क्योंकि हमारे बीच में प्रावधान सिंह जी हमारे बहुत वरिष्ठ हमारे विधायक और अमृतसर जी महेंद्रगढ़ से उपस्थित हैं। हमारे भाई शीशपाल जी हमारे विधायक वो उपस्थित हैं। तो हम सबसे महेंद्रगढ़ से शुरू करते हैं। सतीश यादव जी पूर्व जिला परिषद चेयरमैन जिला महेंद्रगढ़ से और जिला प्रमुख INLD पार्टी छोड़कर इनेलो पार्टी छोड़कर आज कांग्रेस पार्टी में शामिल हो रहे हैं। उनका हम बहुत बहुत उनका स्वागत करते हैं। विजय सिंह सर आप आगे आ जाइए सर। आपका स्वागत है। हमारे श्री विजय सिंह जी पूर्व चेयरमैन कनीना से इनेलो पार्टी छोड़कर कांग्रेस पार्टी में शामिल हो रहे हैं, उनका भी बहुत बहुत स्वागत है। श्री राधे साहब जिला पार्षद नारनौल से वो भी INLD पार्टी छोड़कर कांग्रेस पार्टी में शामिल हो रहे हैं, उनका भी हम बहुत बहुत स्वागत करते हैं।
बहुत बहुत उनका हम स्वागत करते हैं। हमारे आम आदमी पार्टी से किसान पूर्व प्रदेश अध्यक्ष, किसान सेल के प्रदेश अध्यक्ष आम आदमी पार्टी के अमरपाल आर्य जी कांग्रेस पार्टी में शामिल हो रहे हैं। आज इनका जन्मदिन भी है। अमरपाल आर्य जी किसान आम आदमी पार्टी के किसान सेल के प्रदेश अध्यक्ष के रूप में, और मैं ये भी बताना चाहूंगा ये आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भी रहे अमरपाल आर्य जी, और आम आदमी पार्टी के उत्तरी जोन के अध्यक्ष भी रहे। हरियाणा में इनके जितने जोन हैं तो उत्तरी जोन के अध्यक्ष भी रहे। वो आज कांग्रेस पार्टी में शामिल हो रहे हैं। इसके साथ हमारे आम आदमी पार्टी से ही कमांडो रामेश्वर शोरान, जो एक्स एनएसजी कमांडो भी हैं, कारगिल युद्ध के लड़ाके भी हैं, और आम आदमी पार्टी के अभी मौजूदा संगठन मंत्री भी हैं और प्रदेश प्रवक्ता भी हैं। वो और बॉम्बे की जो 26/11 को मुंबई ताज के लड़ाके भी हैं, कमांडो रामेश्वर शोरान, वो खत्म। आज कांग्रेस पार्टी में शामिल हो रहे हैं आम आदमी पार्टी को छोड़ते हुए। उनका भी हम बहुत बहुत हम स्वागत करते हैं। हमारी बहन आम आदमी पार्टी की हिसार जिले की महिला जिला अध्यक्ष कविता सिंह नैन, यह भी आम आदमी पार्टी की महिला जिला अध्यक्ष है हिसार जिले की, जो कि प्रोफेसर भी हैं। इनको बहुत से अवार्ड मिले हैं, सोशल एक्टिविस्ट है विमेन एम्पावरमेंट में, और बहुत लंबे समय तक आम आदमी पार्टी बहुत लंबा संघर्ष इनका रहा है, और हिसार जिले में ये मजबूत स्तंभ है आम आदमी पार्टी की। ये भी आज शामिल हो रही है कांग्रेस पार्टी में। इनका बहुत बहुत हम स्वागत करते हैं। इसके साथ साथ इनेलो पार्टी से पूर्व प्रदेश प्रवक्ता सुखवंत सिंह एडवोकेट, ये प्रदेश के प्रवक्ता रहे। आप जाना पहचाना चेहरा आपने देखा होगा। इनेलो पार्टी से आते हैं डिबेट्स में, और ये जो सज्जन सिंह मदीना गांव से उनके सुपुत्र हैं। हमारा वैसे पुराना परिवार है, रोहतक से है ये, मगर ये इनेलो पार्टी में प्रवक्ता के रूप में। इसी के साथ साथ इनेलो के दूसरे प्रदेश प्रवक्ता सतीश जटराना एडवोकेट, वो भी प्रदेश प्रवक्ता के पद से इनेलो का इस्तीफा देते हुए कांग्रेस पार्टी में शामिल हो रहे हैं। कृष्ण, बहुत बहुत स्वागत हम करना चाहते हैं। कृष्ण फोगाट, जो ये प्रदेश प्रवक्ता इनेलो के हैं और पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अखिल भारतीय आदर्श जाट महासभा के भी हैं। कृष्ण फोगाट ये आज कांग्रेस पार्टी में शामिल हो रहे हैं इनेलो पार्टी से इस्तीफा देते हुए। उनका बहुत बहुत हम स्वागत करते हैं। विशेष फोगाट, जो पूर्व प्रदेश प्रभारी आईटी सेल, ये आईटी इनेलो के आईटी सेल के प्रदेश प्रभारी विशेष फोगाट जी, ये भी शामिल हो रहे हैं। इनका भी हम बहुत बहुत स्वागत करते हैं। भाई रमेश साहू एडवोकेट, ये प्रदेश अध्यक्ष लीगल सेल इनेलो, प्रदेश अखिल भारतीय जाट महासभा के प्रदेश अध्यक्ष लीगल सेल और इंसो के, तो इंसो से, तो ये कांग्रेस पार्टी में शामिल हो रहे हैं। इनका बहुत बहुत हम स्वागत करते हैं। इसके साथ साथ जो हमारे अमरपाल आर्य जी जो आज आए हमारे साथ शामिल हुए, बहुत से साथी आम आदमी पार्टी छोड़ते हुए उनके साथ आज कांग्रेस पार्टी में शामिल हो रहे हैं। राहुल वीर गुजर जी, ये सोशल मीडिया प्रभारी किसान विंग आम आदमी पार्टी, आज ये भी हमारे साथ शामिल हो रहे हैं। गोपाल, पूर्व जिला अध्यक्ष आम आदमी पार्टी पंचकुला किसान विंग, ये भी आज हमारे साथ शामिल हो रहे हैं। दिनेश कुमार, पूर्व जिला युवा अध्यक्ष आम आदमी पार्टी पानीपत, ये भी हमारे साथ आज कांग्रेस पार्टी में शामिल हो रहे हैं। अरुण वाली, पूर्व प्रभारी
किसान विंग अम्बाला आम आदमी पार्टी से इस्तीफा देते हुए कांग्रेस पार्टी में शामिल हो रहे हैं। रितेश बंसल पूर्व उपाध्यक्ष विधानसभा मुलाना अम्बाला आम आदमी पार्टी से इस्तीफा देते हुए कांग्रेस पार्टी में शामिल हो रहे हैं। विनोद चौधरी उपाध्यक्ष कालका विधानसभा आम आदमी पार्टी से कांग्रेस पार्टी में आगे शामिल हो रहे हैं। बिलशन आर्य पूर्व जिलाध्यक्ष यमुनानगर पूर्व युवा जिलाध्यक्ष आम आदमी पार्टी यमुनानगर, ये यमुनानगर के पूर्व युवा जिलाध्यक्ष रहे आम आदमी पार्टी के, ये भी शामिल हो रहे हैं। केतन ये पूर्व अध्यक्ष अग्रसेन कॉलेज यमुनानगर, ये भी आज कांग्रेस पार्टी में शामिल हो रहे हैं। बलवान सिंह यमुनानगर से, बलवान सिंह जी भी यमुनानगर से कांग्रेस पार्टी में शामिल हो रहे हैं। इसमें विक्रमजीत सिंह जो स्वर्गीय चौधरी महेंद्र कन्हैया मेटल इनेलो और दीपचंद कन्हैया जो विधायक भी रहे हैं स्वर्गीय दीपचंद जी सडोरा से इनेलो पार्टी छोड़कर, ये उनके भतीजे हैं, ये इनेलो पार्टी छोड़कर आज कांग्रेस पार्टी में शामिल हो रहे हैं। इन सब की ज्वाइनिंग में ये जो मैं खास विशेष तौर से हमारे बिजपाल जी का एक बहुत बड़ा योगदान रहा है और हमारे बिशन लाल सैनी जी जो विधायक है उनका नेतृत्व रहा है। तो उनके नेतृत्व में और बिजपाल जी के बहुत से अथक प्रयासों का ये मैं विशेष जिक्र करना चाहूंगा। आज इसके साथ साथ हमारे नारनौल से, महेंद्रगढ़ से कई गांवों के सरपंच, दलीप सरपंच हमारे चापड़ा गांव से, पप्पू सरपंच हमारे खत्री, ये सभी जो सतीश यादव जी जो जिला परिषद चेयरमैन इनेलो से, पूर्व जिला प्रमुख इनेलो से जो ज्वाइन हुए, उनके साथ ये सब शामिल हो रहे हैं। महेंद्रगढ़ से दलीप सरपंच चापड़ा गांव से, सरपंच खत्रीपुर गांव से, बालचंद सरपंच खानपुरा गांव से, कप्तान सरपंच गुमानी से, लालचंद सरपंच खत्रीपुर से, गोवर्धन नंबरदार सगरपुर से, देशराज जी, ओम प्रकाश जयलदार जी दुबलाना से, आदित्य नंबरदार जी, सुबे सिंह बोरा जी गुमानी से। ये जो बहुत हम पूरी महेंद्रगढ़ की सारी जो ज्वाइनिंग रही है, हम पूरा स्वागत करते हैं पूरी टीम का। लगभग 12 गांव के, बड़े गांव के सरपंच, ये जो हमारे जिला परिषद चेयरमैन, पार्षद आज ये उनके साथ शामिल हुए हैं। इनमें मैं विशेष रूप से, क्योंकि राव दान सिंह जी और राव नरेंद्र जी के नेतृत्व में ये शामिल, आज हम विशेष रूप से जो प्रवीण हमारे चेयरमैन नांगल चौधरी जी रहे हैं, इनका एक विशेष अथक प्रयास रहा है, तो उनका भी हम आज विशेष उनको भी बधाई साथ के साथ हम देना चाहते हैं। इसके साथ साथ हमारे भारतीय जनता पार्टी छोड़कर हिसार से नंबरदार राम कुमार घोड़ा नारनौल से, ये बीजेपी छोड़कर आज हिसार से ये कांग्रेस पार्टी में ये शामिल हो रहे हैं, तो इनका भी बहुत हम स्वागत करते हैं। तो लगभग जो प्रमुख नाम हैं जो आज शामिल हुए हैं, उन सबके नाम लिए गए। कई इनके साथ सैकड़ों कार्यकर्ता भी, किसी का नाम जो साथ शामिल होने की खुशी में बहुत से सैकड़ों कार्यकर्ता भी आए हैं, उनका भी हम बहुत मान सम्मान के साथ स्वागत करते हैं। सबके नाम नहीं लिए जा सकते थे, समय की कुछ बाध्यता रहती है, आप लोगों का समय, हम तो शाम तक इन सबसे मिलेंगे, लेकिन आप लोगों का समय देखते हुए हमने बहुत से नाम यहाँ पे जो है अपना उन सबका हम स्वागत करते हुए अब स्वागत की कड़ी और प्रेस वार्ता की एक जो सबने ज्वाइन किया है, अध्यक्ष जी चाह रहे हैं सबने जो ज्वाइन किया है वो सब एक बार अगर आ जाए पीछे, सबकी ज्वाइन फोटो हो जाएगी, जिन्होंने जो सबकी जो कुछ यहाँ हो जाए, कुछ यहाँ, हम बैठ जाते हैं तो पीछे आ जाएंगे। तो आप बैठिए शिषपाल जी हमारे, आप बैठिए जो ज्वाइनिंग जिनने करी है
हैं? आगे जी, आगे आगे सारे जो है, कांग्रेस पार्टी का दिल बहुत बड़ा है। हमारे स्टेज पे, प्रेस कॉन्फ्रेंस के स्टेज पे जगह जरूर छोटी हो रही है, लेकिन हमारा दिल बहुत बड़ा है। बहुत से हम इन सभी साथियों को अपने दिल में पूरा स्थान दे रहे हैं। स्टेज पे स्थान, अच्छा कमांडो जी की ये बात भी रही है कि चुनाव में स्टार प्रचारक भी रहे। कमांडो जी का भी आपने देखा होगा, शिवराम साहब, ये चुनाव में स्टार प्रचारक भी रहे। अभी संगठन मंत्री और प्रवक्ता तो है ही, मैं चुनाव में भी ये प्रचारक रहे थे। संगठन के रूप में इनका एक बहुत बड़ा योगदान रहा है, संगठन में बड़ा संघर्ष किया इन्होंने। तो सभी का जो संघर्ष है उनको, क्योंकि आज हरियाणा में बदलाव की आवश्यकता है, सभी लोगों की भावना है, उस भावना से सभी कांग्रेस पार्टी में आए हैं। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के नेतृत्व, चौधरी उदय भान जी के नेतृत्व में आज ये शामिल हुए हैं। हम इनके सारे संघर्ष को कांग्रेस पार्टी में पूरा तवज्जो, पूरा मान सम्मान और जितना कहीं संघर्ष आपने किया उससे सवा करके हम ले रहे हैं। तो क्योंकि आज की कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, भूपेंद्र सिंह हुड्डा जिंदाबाद, चौधरी उदय भान जिंदाबाद। अब मैं आग्रह करूंगा, अब मेरे ख्याल आप लोग जो है, क्योंकि अब प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे थोड़ी देर, फोटो किसी को आगे पीछे करनी है। अब हम प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू करेंगे। मैं आग्रह करूंगा हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी से, उदय बाबू जी से, कि वो स्वागत में सभी लोगों का स्वागत भी करें और आगे की प्रेस कॉन्फ्रेंस को आगे बढ़ाने का काम करें। आदरणीय चौधरी उदय भाई, हमारे बहुत ही सम्मानित, बहुत ही जुझारू नेता आदरणीय श्री दीपेंद्र सिंह हुड्डा जी, मेंबर पार्लियामेंट, हमारे साथी राव धाम सिंह जी, हमारे वरिष्ठ विधायक श्री श्याम केरवाला जी विधायक, हमारे पूर्व मंत्री आदरणीय राव नरेंद्र जी, हमारे साथी ब्रजपाल छापर जी, और आज के जो बहुत ही शानदार इस कार्यक्रम में सम्मिलित हुए मेरे आज पार्टी में सभी सम्मानित साथियों, मैं हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी की तरफ से आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूं, आपका हार्दिक स्वागत करता हूं और मैं उम्मीद करता हूं कि आज जो इन परिस्थितियों में आप कांग्रेस पार्टी के साथ आए हैं, क्योंकि आज पार्टी के पास देने को कुछ नहीं है। आज पार्टी संघर्ष में है। आज भारतीय जनता पार्टी को, आम आदमी पार्टी को, इंडियन नेशनल लोग को छोड़ करके जो सभी वरिष्ठ साथी आए हैं, किसान जो सेल्फ प्रकोष्ठ का जो आम आदमी पार्टी के वो सभी साथी आए हैं, हमारे महेंद्रगढ़ नारनौल से और हमारे यमुनानगर अम्बाला से जो सभी तरफ से, हिसार से जो साथी आए हैं, उन सबका मैं पार्टी की तरफ से बहुत हार्दिक स्वागत करता हूं और मैं उम्मीद करता हूं कि पार्टी के कार्यक्रमों को, नीतियों को जन तक पहुंचाने का कार्य करेंगे। और ये बहुत ही संघर्ष के समय आप आए हैं, आपका संघर्ष हमेशा याद रखा जाएगा। पूरा पार्टी में आपको हर तरह से मान सम्मान और इज्जत दी जाएगी। और मैं आप सभी साथियों से बस ये अनुरोध करूंगा कि आप अभी से पार्टी के कार्यक्रमों को जनता तक ले जाने के लिए आप अपना सहयोग और प्रयास करेंगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है, पहले तो मैं आग्रह करूंगा एमपी साहब को ही कि वो जो जिस मकसद से बुलाई गई है उस प्रेस कॉन्फ्रेंस को वो आप बताएं, और उसके बाद में मैंने भी कोई बात रखनी होगी तो मैं रखूंगा। धन्यवाद अध्यक्ष जी। बहुत ही शॉर्ट में 2-3 पॉइंट्स ऐसे हैं जो आपके बीच में हम रखना चाहते हैं। 1-2 पॉइंट मैं रखूंगा, उसके बाद आदरणीय अध्यक्ष जी कोई महत्वपूर्ण पॉइंट रखेंगे, समापन हम वहीं करेंगे। पहला तो
शिक्षा के बारे में हम कहना चाहते हैं कि हरियाणा में जिस तरीके से ये सरकार सरकारी शिक्षा तंत्र को बर्बाद करने पे तुली, ताजा जो आदेश निकाले उन आदेशों में 105 स्कूल हरियाणा में बंद कर दिए गए। आप लोग की जानकारी में हम लाना चाहते हैं उन 105 स्कूलों में से 61 स्कूल हुड्डा सरकार के दौरान बने थे। ये एक प्रतीक है इस बात का कि उनकी क्या नीयत है बीजेपी की और हमारी क्या नीयत है। और तुलना में 2-3 चीजों से तथ्य आप लोग के सामने रखना चाहते हैं और इसका विरोध करेंगे हम। कल मैं स्वयं 4 स्कूलों में गया था, परसों भी मैं एक स्कूल मुरहाल में गया था, भिवानी में, कल आदमपुर हिसार में 4 स्कूल के अंदर जो धरने चल रहे हैं। आज हरियाणा में सैकड़ों स्कूलों के आगे बच्चों को धरने पे बैठने में मजबूर होना पड़ा है। ये स्थिति आज इस प्रदेश की आ गई है जो कभी पहले देखा नहीं गया। इससे ज्यादा कुछ नहीं हो सकता। मैं कुछ तथ्य रखना हूं, जैसे तुलना के लिए मैंने कहा, जब हमारी सरकार थी 10 साल की, उस समय हरियाणा प्रदेश में 2332 नए स्कूलों की स्थापना हुई थी। हमने नए स्कूल बनवाए थे 2332, जिसमें 1350 स्कूल अपग्रेड, 1100 के लगभग नए स्कूल और आरोही स्कूल अलग, किसान मॉडल स्कूल अलग, कस्तूरबा गांधी विद्यालय अलग। ये अलग है, इनकी गिनती अलग। मैं केवल अभी प्राइमरी सेकेंडरी एजुकेशन की बात कर रहा हूं, हायर एजुकेशन की बात हम नहीं कर रहे। कितनी यूनिवर्सिटी हमने बनवाई वो सब आपको पता है कि हमारे समय 27 यूनिवर्सिटी बनी, जिसमें 12 सरकारी यूनिवर्सिटी थी, इन्होंने एक भी यूनिवर्सिटी नहीं बनाई। लेकिन स्कूलों का एक तक रखे हम सीमित। हमने 2332 स्कूल बनाए और 1 लाख से ज्यादा भर्ती शिक्षा के क्षेत्र के अंदर, जिसमें जेबीडी टीचर, गेस्ट टीचर, कंप्यूटर टीचर, जो 12 यूनिवर्सिटीज हमने बनाई, उन यूनिवर्सिटीज के अंदर टीचिंग स्टाफ, 1 लाख से ज्यादा भर्ती शिक्षा क्षेत्र के अंदर करी गई। 2332 स्कूल बनवाए गए हमारे समय, 27 यूनिवर्सिटी बनाई गई, 12 सरकारी यूनिवर्सिटी जिसमें शामिल है, 12 नेशनल इंपॉर्टेंस के इंस्टीट्यूशंस जिसमें IIM से लेकर और निफ्टन तक शामिल हैं। और बच्चों को वजीफा 1ली से 12वीं क्लास तक SC वर्ग के, बैकवर्ड वर्ग के और BPL के क्षत्रिय बिरादरी के परिवारों को बच्चों को वजीफे का इंतजाम किया गया। हरियाणा एक ऐसा प्रदेश बना देश में ताकि कोई ड्रॉप आउट ना हो, आर्थिक मजबूरी की वजह से कोई ड्रॉप आउट ना हो। हरियाणा में ड्रॉप आउट लगभग 0% पे लेके आने काम हुआ। इसके विपरीत इस सरकार ने 8 साढ़े 8 साल में एक भी कोई शिक्षक की भर्ती नहीं करी, बल्कि जो हमने भर्ती करे थे PTI जैसे 2000 में करी, 1983 उनको निकाल दिया। PGT इंग्लिश की भर्ती लटकी हुई है, PGT संस्कृत की भर्ती लटकी हुई है आपके सामने। इनकी नीयत, इन्होंने ना तो भर्ती करी, वजीफा हमारे समय जो मिलता था आज उसके मुकाबले 1/3 स्टूडेंट्स को भी वजीफा नहीं मिल रहा, जो SC वर्ग के स्टूडेंट्स हैं, बैकवर्ड के स्टूडेंट्स हैं और जो BPL गरीब जनरल परिवारों के भी स्टूडेंट्स, उनको वजीफा भी नहीं मिल रहा। स्कूल बनवाने की बजाय हमने जहां 2332 स्कूल बनवाए, इन्होंने 4800 स्कूल तो मर्ज के नाम पे बंद कर दिया और 301 स्कूलों पे ताला लगा दिया। जिन 301 स्कूलों में 105 जो ताजा ऑर्डर है, जैसे मैंने बताया, इसमें से 61 स्कूल हमारे समय बने थे। हम ये भी नहीं कहना चाहते कि सारे जो हरियाणा के अंदर 14,000 स्कूल थे 2014 में, जब इनको लोगों ने सरकार की चाबी इनको सौंपी। हुड्डा सरकार के समय 1400 स्कूल थे, आज वो उन स्कूलों की गिनती घट के 9800 हो गई। ये 1400 नहीं, 14,000 स्कूल थे जिसकी आज गिनती घटकर 9800 हो गई है। वो 14,000 के 14,000 स्कूल हमने नहीं बनवाए थे, हमने 2332 हमारे समय उसमें एडिशन हुआ था। मगर आजादी के बाद से अब तक हर प्रदेश सरकार ने, हर राजनीति से ऊपर उठ के कोई भी पार्टी ने किसी ने कम ज्यादा शिक्षा क्षेत्र को बढ़ाने का काम किया। हमारे पूर्वजों ने चंदा कर ये गांव में, दूर दराज के इलाकों में गरीब के, किसान के बच्चे स्कूल में जाते हैं, इन स्कूलों की स्थापना करने का काम हुआ। लेकिन ये पहली सरकार आजादी के बाद आई है जिसने उन स्कूलों को घटाने का काम किया है, संख्या भी। और हरियाणा में 38,000 वैकेंसी थी, जिसमें से 26,000 वैकेंसी समाप्त हो गई है मर्ज की वजह से, स्कूलों को खत्म करके ना भर्ती हो रही है, अनएम्प्लॉयमेंट भी बढ़ रही है। तो ऐसे में शिक्षा को, हमारे बीच में हमारे पूर्व केंद्रीय मंत्री जयप्रकाश जी भी आए हैं, उनका हम स्वागत करते हैं।
वो भी पहुंचे हैं इस कार्यक्रम में, उनका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। तो ये स्कूलों की जो बात है, ये हम इसके खिलाफ लड़ाई लड़ेंगे। इसी बात पे मैं अपनी बात समाप्त करके अध्यक्ष जी से कहना चाहता हूं, और सरकार को हम चेतावनी देना चाहते हैं। सरकार ने ये प्राइवेट और औद्योगिक घरानों के हाथों पे खेलती हुई पुतली की तरह सरकार है। इन्होंने पहले खेती में प्राइवेट को घुसाने के लिए 3 कृषि कानून सरकार लेके आई, अपनी जिम्मेदारी से पीछे हट के खरीद प्राइवेट हाथों में दे रही थी। किसान को संघर्ष करना पड़ा, 750 किसानों की जान गई। फिर फौज में पेंशन ना देनी पड़े, खर्चे बचे, 4 साल में बिना पेंशन के छुट्टी करके घर भेज दो, उसके लिए ये सरकार कानून लेके आई। नौजवान को सड़क पे आना पड़ा। अब शिक्षा को चिराग और रैशनलाइजेशन पॉलिसी के माध्यम से शिक्षा को प्राइवेट हाथों में सौंप के सरकार अपनी जिम्मेदारी से पीछे हट जाए, ऐसी सरकार नीति और नियत लेके आई है, जिससे बच्चों को बैठना पड़ रहा है सैकड़ों स्कूलों में धरने पे। सरकार को अपनी ये चेतावनी देते हुए मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। सरकार समझे, जब किसान पे बात आई थी, जब हमारी जीविका पे बात आई थी, तब हमने जो संघर्ष किया सड़क से लेकर संसद तक, अगर हमारे बच्चों की पढ़ाई पे अब ये बात आएगी तो हम कैसा संघर्ष करने को तैयार होंगे। ये खट्टर साहब और भाजपा भारतीय जनता पार्टी समझे और इस नीति को बदले। तुरंत शिक्षकों की भर्ती की घोषणा करे सरकार, और इन स्कूलों के अंदर चाहे गेस्ट टीचर लगाने पड़े, मगर इन स्कूलों के अंदर शिक्षकों की पूर्ति की जाए, ताकि बच्चों को और नुकसान ना हो। 29 से इम्तिहान है बच्चों की। ये जो धरने पे बैठी हैं छोटी छोटी बेटियां, मैं कल भी बहुत स्कूलों में जाके आया हूं, तो इस मुद्दे को हम जोर शोर से उठाएंगे। अब मैं आग्रह करूंगा, जो दूसरा हमारा इशू है आज का, आदरणीय चौधरी उदयभान जी हमारे प्रदेश अध्यक्ष, वो उस इशू के बारे में आपको बताएंगे। धन्यवाद एमपी साहब। अभी एमपी साहब ने जिक्र किया था कृषि कानूनों का, और ये सरकार ये कहती थी कि हम 2022 तक किसानों की आमदनी दुगनी कर देंगे। ये हर मोर्चे पर किसानों को छलने का काम इस सरकार ने किया है, और हर जिन्स जो किसान पैदा करता है उसके लिए ई पोर्टल इन्होंने लगा दिया, और ई पोर्टल पर सीमित कर दिया कि किसान को इतने से ज्यादा तुम्हारे एकड़ में फसल नहीं हो सकती, जबकि एक्चुअल में उससे ज्यादा होती है। अभी बाजरे की, कपास की फसल चल रही है। बाजरा पिछले वर्ष इनका जो एमएसपी जो रेट रखा था वो 2350 रुपए रखा है, जो इस साल, पिछली बार ये 2250 था, 2350। लेकिन मंडियों में बाजरा आ रहा है और वो बाजरा 1700 से 1800 रुपए क्विंटल खरीदा जा रहा है। पिछले साल इन्होंने झांसा दिया कि हम भावांतर योजना के तहत जो भाव की जो कमी है उसकी हम प्रतिपूर्ति करेंगे किसान को। पिछली बार भी 2250 रुपए का रेट था और 1700-1800 रुपए में बाजरा बिका। जो अंतर था 400 से 500 का, किसान को एक फूटी कौड़ी भी इन्होंने नहीं दी, किसानों को छलने का काम किया। वही काम इस बार हो रहा है। आज लगभग 450 और 500 रुपए का अंतर है जो एमएसपी के रेट में, और जो किसान जो बेचने के लिए मजबूर हो रहा है मंडी में। लेकिन इसके बारे में सरकार ने किसी भी तरह का कोई न घोषणा की है, न पिछले साल का 1 पैसा भी दिया है, न इसके बारे में अभी तक बाजरे की खरीदने का कोई भी सरकार ने नहीं तय किया है। एक दाना भी बाजरा इस सरकार ने नहीं खरीदा है, जो कि बाजरा पूरी तरह से हमारे दक्षिण हरियाणा में सभी मंडियों में बाजरे की काफी मात्रा में बाजरा आ रहा है। उसी तरह से कपास का भी बारे में, कपास का इन्होंने ई पोर्टल ऐसे बना दिया, और आड़तियों को भी और किसान को भी पूरा परेशान करने का जो 3 कृषि कानून में था वही इन्होंने कर रखा है। आड़तियों को भी खत्म करने का है, और आड़तियों का भी इसीलिए 19 तारीख से उनकी भी हड़ताल होने जा रही है आड़तियों की। तो हमारा कहने का है कि तुरंत जो भावांतर योजना के तहत पिछले साल का भी करें, और बाजरा की जो खरीद है वो तुरंत लागू करें। और ये सरकार जो बात करती थी भ्रष्टाचार को और ये पर्ची और खर्चे की, आज चाहे उनको एचपीएससी का मामला हो,
और चाहे इनका स्टाफ सिलेक्शन कमीशन का है, ये सभी इनके विधायक साथी इसमें इन्वॉल्व हैं। इनके सारे 22 बार इनके पर्चे लीक हुए हैं। और अभी भी हमारे जो फतेहाबाद में जो दूराराम जो चौधरी भजनलाल का भतीजा है, कुलदीप के जो कजिन है, उसको भी जो है 85 लाख रुपए की रिश्वत उसने वो ली थी। उसके बारे में भी कोई एक्शन जो है सरकार ने नहीं लिया, उसको भी दबाने का प्रयास किया जा रहा है। उसका जो ड्राइवर था उसने अपनी आत्महत्या करने का प्रयास किया, जो उसका पिया था वो भी उसमें शामिल है। कितने लोग जो विधायक सीधे स्पष्ट आ रहे हैं, उन पर भी कोई एक्शन नहीं ले पा रहे। तो ये सरकार पूरी तरह से भ्रष्टाचार में लिप्त है। सभी जो नौकरियां हैं वो खड़ी बोलियां लग रही हैं। और एजुकेशन का तो भट्टा जो एमपी साहब ने बता दिया कि किस तरह से इन्होंने एजुकेशन का ये प्राइवेटाइजेशन करने जा रहे हैं। आज अगर जो 134A के तहत जो गरीब बच्चों को दाखिला मिलता था, उसको भी जो मॉडल संस्कृत स्कूल खोले थे वो भी इन्होंने बंद कर दिए। कहें कि अगर जो आप उसमें पढ़ाओगे तो आपको 550 रुपए फीस सरकार को देनी पड़ेगी, और प्राइवेट में पढ़ाएंगे तो 1100 रुपए देनी पड़ेगी। तो ये दलित विरोधी चेहरा भी इनका जो है सामने आ रहा है। कोई भी जो है वजीफे उनको नहीं मिल रहे। शेड्यूल कास्ट का इन्होंने कमीशन जो था, SC कमीशन, इन्होंने कहा था कि हम इसको और संवैधानिक अधिकार देकर के बनाएंगे। 8 वर्ष तक इन्होंने SC कमीशन का गठन नहीं किया। जो 100 गज के प्लॉट की योजना जो हुड्डा साहब ने बनाई थी, इन्होंने 1 इंच भी किसी को प्लॉट नहीं दिए, जबकि इन्होंने कहा था कि जो वंचित रहेंगे उनको हम देंगे। इन्होंने एक को भी देने का काम नहीं किया। ये हमारी पार्टी ने निर्णय लिया कि हमारा अगर जो सत्ता में आएंगे तो हम इसको करेंगे। तो इस तरह से जो ये सरकार है पूरी तरह से किसान विरोधी, दलित विरोधी, व्यापारी विरोधी, सभी के विरोध में सिर्फ कुछ चंद पूंजीपतियों की सरकार बनकर के रह गई है। सब पूरी तरह से सरकार से परेशान है। हमारी ये मांग है, एक तो बाजरे की तुरंत खरीद की जाए, ई पोर्टल का जो चक्कर है जिससे किसान परेशान है उसको खत्म किया जाए। जिस तरह से आड़त मंडी में पहले से होती रही है उसी तरह से उसको लागू किया जाए, ये हमारी मांग है। इसके अलावा आपके जो भी कोई, आप तो इसी से संबंधित रखी गई है प्रेस वार्ता, इससे संबंधित कोई भी आपका जो प्रश्न है वो आप आमंत्रित है। धन्यवाद। मंदिर जी, एक सवाल है। अरविंद केजरीवाल किसी भी राज्य में अगर प्रचार के लिए जाते हैं तो शिक्षा और बिजली प्रमुख उनके मुद्दे रहते हैं, जहाँ पर वो सब्सिडी देने की बात करते हैं। दिल्ली में पिछले 7 साल से सब्सिडी जारी है। आज मुख्यमंत्री ने इस बात का ऐलान किया है कि जो लोग सब्सिडी नहीं चाहते वो सब्सिडी अपनी छोड़ सकते हैं। इस बारे में एक आदेश भी जारी कर दिए गए हैं। 1 महीने का पूरा कार्यकाल रहेगा कि 200 यूनिट जो फ्री मिलती थी वो अब लोग छोड़ सकते हैं, क्योंकि अरविंद केजरीवाल का कहना है, कई लोगों का कहना है कि वो पैसा देना चाहते हैं, वो सब्सिडी नहीं चाहते। तो आपका क्या भाई, वो क्या कह रहे हैं, दिल्ली में क्या पॉलिसी चल रही है उस बारे में तो आप दिल्ली के लोगों से पूछो, जो दिल्ली के राजनीतिक दल है उस विषय में। देखिए, दी जा रही थी, अब वापस ली जा रही है, इसके बारे में देखिए, ये इसमें कोई दो राय नहीं है कि आम आदमी पार्टी का थोड़ा चाल और चरित्र रहा है। इसका सबसे बड़ा सबूत जो इनकी पार्टी से संबंधित एक विषय हरियाणा का है वो SYL का है, जिसमें अरविंद केजरीवाल जी ने पंजाब में एक हाथ चुनाव प्रचार में, मैंने वो वीडियो भी ट्वीट किया, आप भी देख लेना। उन्होंने कहा कि SYL के मैं खिलाफ हूं क्योंकि पानी पे सबसे पहला हक पंजाब का है। पहले उन्होंने वो बात कही। हरियाणा में जब आए पीछे तो कहा कि पंजाब में भी कमी है पानी की, हरियाणा में भी कमी है और नया फॉर्मूला मैं दूंगा। वो प्रधानमंत्री मुझे चाय पे बुलाए तो मैं केवल उनके काम में डाल के आऊंगा। क्यों भाई? पहली बात तो मैं ये सवाल पूछना चाहता हूं कि अरविंद केजरीवाल जी कौन होते हैं कहने वाले कि पंजाब में भी पानी कम है और हरियाणा में भी कम है? तो भाइयों में पानी में खेत में अगर लड़ाई हो जाए तो फैसला कोर्ट करता है कि किसके पास ज्यादा है, किसके पास कम है। यहां कोर्ट था सुप्रीम कोर्ट, 20 साल तक केस चले, सारी सरकार, सारी पार्टियों की सरकारें रही दोनों प्रदेशों में।
सुप्रीम कोर्ट ने अंतिम निर्णय में कहा कि पंजाब के पास सरप्लस पानी है, ज्यादा पानी है, हरियाणा के पास कम पानी है, हरियाणा का जायज हक है पानी हरियाणा को। केजरीवाल जी उस फैसले के खिलाफ कैसे बोल गए कि भाई पंजाब में पानी कम है? ये फैसला केजरीवाल जी नहीं कर सकते, सुप्रीम कोर्ट करेगा। सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया पानी ज्यादा है, हरियाणा में कम है, पहली बात। दूसरी बात, यदि फिर भी उनके पास कोई फॉर्मूला है तो सार्वजनिक क्यों नहीं बताते, लोगों को बताते, प्रधानमंत्री जी को बताते हैं? ऐसी क्या मित्रता है प्रधानमंत्री जी के साथ कि उन्हीं की चाय पे बुलाएंगे कान में? मूर्ख लोग तो मूर्ख नहीं। पंजाब में सार्वजनिक जब वो कह रहे हैं कि मैं एसवाई के खिलाफ हूं, पहला पंजाब का है, हरियाणा में भी सार्वजनिक कहते हैं कि जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला वो सही है, और हरियाणा का हक है। ये हरियाणा में तो सार्वजनिक आप कुछ नहीं कह रहे, आप कह रहे हो कान में बताएंगे। तो इनका दोहरा जो है वो रहा है, काल देता रहा है। शिक्षा क्षेत्र में भी आज दिल्ली में 10 साल हो गए इनकी सरकार को, एक यूनिवर्सिटी नहीं बनी, एक मेडिकल कॉलेज नया नहीं बना, एक कोई कॉलेज नया नहीं बना, एक कोई आईआईटी नहीं बनी। आईआईटी की बात करते हैं, शिक्षा की बात, वो आईआईटी किस समय बनी थी? तो पिछली पुरानी सरकारों ने बनाई होंगी, ऐसा तो है नहीं कि उन्होंने खुद बनाई और पढ़ने चले गए, इन्होंने कोई नहीं बनाई हो। तो दिल्ली में आज दिल्ली यूनिवर्सिटी में बच्चों को एडमिशन नहीं मिल रहा, इसीलिए हरियाणा के अंदर जो हुड्डा सरकार के समय ये सारी यूनिवर्सिटीज बनी, राजीव गांधी एजुकेशन सिटी बनी, 12 नई यूनिवर्सिटीज उस समय स्थापित की गई हरियाणा में, उनमें बच्चों को दाखिला हायर एजुकेशन में मिल रहा है। तो इनका दोहरा चाल चरित्र जिसमें आपने बिजली की भी बात कही। आप भी पूछना है इनसे कभी कि भाई सार्वजनिक स्टैंड क्या है? पंजाब का वो सार्वजनिक स्टैंड है, तो हरियाणा का सार्वजनिक स्टैंड क्या है? और मैं एक और बात इसमें कहना आता है स्वागत। आज वो बता रहे पंजाब में पानी कम है, केजरीवाल जी ने कहा हरियाणा में, पंजाब में कम है, हरियाणा में कम है, इसीलिए नहीं दे पा रहा पंजाब। आज अगर हम ये कहते हैं कि हरियाणा में कम है और इसलिए दिल्ली को नहीं देंगे, वो ये केजरीवाल ये कह सकते हैं कि पंजाब में पानी कम है और हरियाणा में भी कम है इसलिए पंजाब नहीं दे सकती। तो हम अगर ये कहते हैं कि हरियाणा में पानी कम है और हम दिल्ली को नहीं देंगे, तो फिर दिल्ली की सरकार क्या करेगी और पंजाब की सरकार क्या करेगी? बताओ। और कुछ किसी को कोई जितेंद्र जी, एक सवाल है, फिर सबका हम स्वागत करते हैं। क्या सवाल रहेगा? सवाल ये है कि जब हरियाणा बेरोजगारी में नंबर 1 है सीएमआई के ऊपर, गठबंधन सरकार के नेताओं से ये सवाल करते हैं तो उनका आरोप ये कि ये कांग्रेस की एजेंसी और कांग्रेस प्रदेश को बदनाम करना चाहती है। देखिए, ये हम कई बार जवाब दे चुके हैं इसका, मैं दोबारा दे देता हूं। सीएमआई के अनुसार बेरोजगारी में हरियाणा नंबर 1 है, और नीति आयोग के अनुसार भी, नीति आयोग तो कोई एजेंसी प्राइवेट भी नहीं है, वो तो सरकारी एजेंसी, भारत सरकार मोदी सरकार की एजेंसी, उसके अनुसार 3 प्रदेश हैं जो बेकाबू होगी बेरोजगारी, अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप और हरियाणा। अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप टापू है, वहां ना तो कोई इन्वेस्टमेंट, कोई फैक्ट्री लगाता कैसे जाएगा ना, और उसके साथ हरियाणा नंबर 1। नंबर 2, सीएमआई वही एजेंसी है जिसके अनुसार यूपी में बेरोजगारी दर कम हुआ था, और इसका ढिंढोरा यूपी इलेक्शन में इतना पीटा था प्रधानमंत्री जी ने, योगी आदित्यनाथ ने, यूपी के हर चौराहे पे होर्डिंग था कि भाई वाह योगी सरकार, सीएमआई के अनुसार बेरोजगारी घट गई। सीएमआई जमुना पार बीजेपी की एजेंसी है और जमुना से इस पार कांग्रेस की एजेंसी हो जाती है, तो दोनों बातें सही नहीं हो सकती। अगर सीएमआई बीजेपी ठीक मानती है जमुना के उस पार, तो यहां भी सीएमआई की बात को उन्हें मानना पड़ेगा। आज बेरोजगारी बेकाबू है, जिसकी पूर्णतः जिम्मेदार अगर कोई है तो बीजेपी और जेजेपी सरकार है, खट्टर सरकार है। थैंक यू सर।